हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो देखो, बायोलॉजी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बोलते हैं लोग कि एनसीईआरटी रेफर करो, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आता। उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ दूसरी भी टेक्स्ट बुक की हेल्प से इन डेप्थ नॉलेज दूंगी आपको टॉपिक का, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट लाइन क्या है। हाउ लाइफ प्रोसेस, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। कैसे बताते हैं डिफरेंस। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ कॉ chewing cud और a man shouting loudly on the street, we know that these things are living beings. जब हम क्या देखते हैं, डॉग रनिंग, chewing cud, ठीक है, मैन शॉटिंग, कुछ भी करते हुए, एक्शन करते हुए, तो हम क्या सोचते हैं, दे आर लिविंग थिंग्स। वट इफ द डॉग और द कॉ और द मैन वो स्लीप, अगर वो सोते रहेंगे तो मतलब क्या, क्या वो जिंदा है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, तब भी हम सोचेंगे कि हाँ ये जीवित व्यक्ति हैं। बट हाउ डिड वी नो दैट, कैसे पता हमें। वी सी देम ब्रीथिंग, हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। ओके, एंड वी नो दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से व्हाट, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। दे ग्रो ओवर टाइम, वो बढ़ते हैं वक्त के साथ। So we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not. देखो, अब जो भी लिविंग बींग्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है कि जो भी लिविंग बींग्स है, चलते फिरते जब भी हम देखते हैं तो हम उसको मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं। मूवमेंट मीन्स जो भी चलना फिरना, ठीक। तो उस मूवमेंट को हम लोग किस चीज से रिलेट करते हैं, उनके जिंदा होने से। तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ये चीज जिंदा है। लेकिन अब ऐसा भी मूवमेंट होता है जो दिखता नहीं है, जो इनविजिबल मूवमेंट होता है। अब वो कैसे होता है, यहाँ देखो, मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इनविजिबल फॉर मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। जैसे कि मॉलिकुलर मूवमेंट जो नेसेसरी होता है लाइफ के लिए, लेकिन नेकेड आइज से मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं पाएंगे वो मूवमेंट्स को, लेकिन वो जिंदगी का जरूरी प्रोसेस है, वो होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। दो सेल्स, टिश्यूज, मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं, ये सब और हायर लेवल में अभी पढ़ोगे आगे। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट। अब वायरस जो होता है वो क्या होता है, कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं शो करता है। तो हमें एक पते की बात क्या पता चली एनसीईआरटी से, कि इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। वायरस कब तक के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं शो करते हैं, कब तक, अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक के लिए वो किसी सेल पे इन्फेक्ट नहीं करते, जब तक वो किसी और सेल को अटैक ना कर दें तब तक वो अपना मूवमेंट रोके रहते हैं। और जैसे ही अटैक करते हैं उस सेल में जाके वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, उससे खाना लेने लग जाते हैं, उससे ग्रोथ लेने लग जाते हैं, ठीक है। दैट इज पार्टली वाई दे आर कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। यही कंट्रोवर्सी है कि वो सच्ची में जिंदा है या दे आर डेड, क्या कंसीडर किया जाए उनको, ठीक है। अब आगे पढ़ो एनसीईआरटी को। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। मॉलिकुलर मूवमेंट की जरूरत क्यों होती है जिंदगी के लिए, जीने के लिए। We have seen in earlier classes that the living organisms are well organized structures. Living organism क्या होते हैं, well organized structure, एक दूसरे से पैक्डली होते हैं, पैक्ड होते हैं। अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो हमारे खुदा ने बनाया हमें, उसका अलग एक तरह का होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Tissues होते हैं, cells होते हैं, small components, okay, because of the effects of the environment. This organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. क्या होता है कि cells और tissues जब पुराने होते हैं तो they start breaking down. If order breaks down, the organism will no longer be alive. क्या हो जाए, अगर सेल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाए या कोई भी ये मॉलिकुलर डिसऑर्डर हो जाए तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा।
सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग जैसा बताया अभी, टूटना और फिर से नया बनना, and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. Molecules क्या है बॉडी के अंदर, हर टाइम घूमते रहना चाहिए, होना चाहिए. अब देखो आज इतना जो बताया एनसीईआरटी में अभी तक, उसका इन डेप्थ नॉलेज, उसको समझने के लिए कि इतना तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है वो भी समझना जरूरी है. अब देखो कम टू द अदर बुक, थोड़ा जहां डिटेल्ड में हमें पढ़ने को समझने को मिलेगा. ठीक है, वी सी अ वाइड रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस, जाहिर सी बात है. अब देखो सेल्स की बात आई, मॉलिक्यूल्स की बात की हम लोगों ने, तो मॉलिक्यूल्स में जैसे यूनिसेल्युलर एक सेल का बना हुआ और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा. तो यूनिसेल्युलर में एमीबा दिया हुआ है, इसको एमीबा पढ़ते हैं. ओके, as a large cell as giant as a tall eucalyptus tree. Eucalyptus क्या है, एक giant tree है. ठीक है, we know that fishes, birds, insects, cats सब multicellular और सब living है. ओके, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ. अब देखो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ग्रोथ बढ़ना, मेटाबॉलिज्म जो अंदर बॉडी के प्रोसेस चल रहा है, वेदर ईटिंग, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, जो भी प्रोसेस हो, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, फंक्शन ऑफ द बॉडी एट मॉलिक्यूलर लेवल, रिप्रोडक्शन. ठीक है, एक्सेट्रा दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, इस तरह की चीजें हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी मूवमेंट, बट मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं हो सकता लिविंग थिंग्स का, क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मूवमेंट नहीं दिखाते. हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट भी दिखाते हैं, बट सम प्लांट्स डोंट शो मूवमेंट. ओके, चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस व्हिच आर नीडेड फॉर लिविंग. अब जैसे कि क्या क्या लाइफ प्रोसेस है जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या, जो हम खा रहे हैं, जो हम खाना ले रहे हैं. It is a process by which the organisms obtain and utilize the nutrients. एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, जिससे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन मतलब लेना और यूटिलाइज मतलब उसको यूज करना. ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स फूड, जो भी फूड से न्यूट्रिएंट्स मिले. प्लांट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जानते हो, प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का नाम आ जाएगा. एनिमल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स डाइजेशन. एक तो फूड माउथ में ले लिया, साथ ही साथ उसका डाइजेशन भी होने से प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन. अब देखो पहला लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो बायोलॉजी के लिए ना मैं एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स नहीं दे रही हूँ. मेरा मानना है कि बायो अगर समझ में आ गया तो नोट्स इतना रटने की जरूरत नहीं है, तो समझने पे फोकस करो मेरे साथ. ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक बायो की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो आई नो इट वेरी वेल. रटने से कुछ काम नहीं आता, एक टाइम पे भूल जाता है इंसान. तो हमने क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने देख लिया, क्या क्या शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, बढ़ना. ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन. ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो. अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन में हो तो क्या पढ़ा अभी, न्यूट्रिशन. अब प्लांट के बारे में न्यूट्रिशन में देखो अभी ऐसे ही ना छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना, जब नोट्स शॉर्ट रहेगा ना तो रिवाइज जल्दी होगा. और बाकी स्कूल में तो तुम लोगों को लंबे लंबे आंसर्स दिखाते ही होंगे, टीचर लिखाते ही होंगे, और बुक्स में भी काफी कुछ लिखा हुआ है, और बुक होगी सबके पास, लेकिन समझ सबको नहीं आएगा, समझना जरूरी है. ठीक है, तो प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात करेंगे. देखो अब न्यूट्रिशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है आई गेस. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन. अब प्लांट्स में जाओ, प्लांट्स की न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस आएगा रेफरेंस में. अब जब हम एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल के अंदर ही ह्यूमन आता है, बायो जानते होगे तो. अब देखो एनिमल बीइंग्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग ऑफ फूड, फर्स्ट प्रोसेस टेकिंग फूड लिखो यहाँ पे. उसके नीचे क्या प्रोसेस आएगा, डाइजेशन. ठीक है, डाइजेस्ट करना उस फूड को,
ये पूरा क्या कहलाएगा, एनिमल में न्यूट्रिशन। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या इस दोनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। ठीक है, किसी एक को न्यूट्रिशन नहीं बोल सकते, ये दोनों काम होना चाहिए एनिमल न्यूट्रिशन में। ठीक है, इतना क्लियर। एक सेकेंड, मूवमेंट के बारे में। ओके, तो चलो अब रेस्पिरेशन आते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस थ्रू ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ यूजेबल एनर्जी। अब देखो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस क्या है, तो देखो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क होता है, आई थिंक ये पता होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ। ब्रीथिंग देखो यहाँ लिखती हूँ ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या हुआ ना, एयर या ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है O2, ठीक है, उसको इन मतलब लेना अंदर, कहाँ, मौत के, ठीक है, और आउट उसको बाहर भेजना, कहाँ, मौत से बाहर। ये प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, जब हम एयर को लेते हैं, मतलब एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, वो अंदर जाता है, कहाँ पे, लंग्स में जाता है। लंग्स से जाके वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फूड है उसको हेल्प करता है, किस चीज में, डाइजेस्ट होने में, ठीक है, उस फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, और वहां से हमारी बॉडी को क्या देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, और फिर ये जो फूड का यूटिलाइजेशन हुआ, जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ डाइजेशन ऑफ फूड में, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जब यही डाइजेस्टेड फूड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा CO2, ठीक है, CO2 लेके वापस बाहर फेंकेगा बॉडी के, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरे प्रोसेस को, ये जो लंबा सा आया ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है रेस्पिरेशन के बारे में, इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। अब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या हुआ, फूड, ठीक है, जो खाना खाए वो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, जिससे क्या निकलता है, ATP, ठीक है। ATP के बारे में जानते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते आगे पढ़ा दूंगी, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एक फॉर्म है एनर्जी का, बस अभी के लिए इतना समझो कि आप जो खाना खाते हो उससे जो ब्रेकडाउन हुआ खाना ऑक्सीजन के हेल्प से, खाना एक छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स में बन गया, उसको कहते हैं ATP, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ATP हो गया थ्रू ऑक्सीडेशन, जैसे बताया मैंने, ये समझ लो खाना है मेरा, ठीक है, ये खाना है। अब क्या हुआ इसमें, क्या किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखो ये कहाँ गया, यहाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जरूरत है। रिलीज ऑफ यूजेबल एनर्जी, क्या कहा था, ऑक्सीडेशन हुआ, ये खाना मेरा ब्रेकडाउन हुआ, ऐसे से ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अब ये सिंपलर फॉर्म में बन गया, खाने को सिंपलर फॉर्म में बनना बहुत जरूरी है, क्या चीज के लिए, डाइजेशन होने के लिए, पेट में इंटेस्टाइन्स में जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, लॉन्ग इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये डाइजेशन का थोड़ा प्रोसेस बता दे रही हूँ, लॉन्ग इंटेस्टाइन, और वहां जाके बॉडी यूटिलाइज करेगी, एसिमुलेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। और वहां से क्या होगा ना, ATP। अब ATP, ये जो फाइनली जो एनर्जी निकलती है ना, वो ATP के फॉर्म में निकलती है, इसी एनर्जी की बात हो रही है एंड रिलीज ऑफ यूजेबल एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास डेफिनेशन होगी, बट स्टिल रेस्पिरेशन को अब आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, द यूज ऑफ the intake of oxygen from air to the lungs for the assimilation or utilization of food to convert it into energy and giving away the deoxygenated air or carbon dioxide out of the lungs or in outside air is known as respiration. Actually मैं भी समझा रही हूँ, बट एक लाइन डेफिनेशन, एक पूरा प्रॉपर वो एक लाइन डेफिनेशन वो बाद में बता दूंगी मैं कभी, ओके, बट अभी समझो, ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक रेस्पिरेशन क्लियर। अब देखो ट्रांसपोर्ट, एक और सिंबल क्या है, ट्रांसपोर्ट। इट इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ और सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी एक पार्ट बॉडी के, आर कैरिड टू द अदर पार्ट्स। अब जैसे देखो थर्ड प्रोसेस क्या लिख लेते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन, ये मेरा खाना है सपोज कर लो, और ये मेरे स्टमक है, ठीक है, स्टमक इसी टाइप से होता है, ओके, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन्स, ठीक है, खाना ब्रेक डाउन हो गया, इंटेस्टाइन में चला गया, अब इंटेस्टाइन से जो ना थिनर वॉल से बाहर निकलेगा, जो बाकी बॉडी में जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड या द एनर्जी दैट केम आउट ऑफ दैट डाइजेस्टेड फूड to other parts of the body, transferring it to other parts of the body is known as transportation, ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक्सक्रीशन लिखा है, एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ द एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो टॉक्सिक वेस्ट और जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल गए, किस प्रोसेस के अंदर आ गए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे, यूरिन के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में, ठीक है, बाथरूम जाते हो बस वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ठीक है, खाना खाया जो नहीं पचा वो निकल गया, इसको कहेंगे एक्सक्रीशन, सिंपल है। अब आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो अब, और ये एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, अब मैं जब पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी, मुझे आधा अधूरा पढ़ाने आता है नहीं, ठीक है, मैंने खुद भी डिटेल से पढ़ा था, डेप्थ से पढ़ा था, जिसको आधा अधूरा पढ़ना है वो थोड़ा मतलब एनसीईआरटी से देख ले, लेकिन हाँ ये अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, एनसीईआरटी भी क्लियर रहेगा, ठीक। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज अ प्रोसेस व्हिच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड बिहेव अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है, फिफ्थ प्रोसेस क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, मेरा हाथ कैसे रिएक्ट करेगा, किसी गर्म चीज को आता है तो मैं अपना हाथ, गर्म चीज टच होती है, अब ये मेरी फिंगर है, ये गर्म पैन है, ठीक है, अब इसमें टच हुआ तो मैंने हाथ पीछे विड्रॉ कर लिया, ये जो कंट्रोल, ये जो ब्रेन हमारे ऑर्डर देता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, पढ़ा होगा, इतना जानते होगे, नहीं जानते आगे पढ़ा दूंगी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यही प्रोसेस है कि हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करने का जो प्रोसेस हुआ वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। लाइक इट इज द प्रोसेस व्हिच हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। रिसीव इन्फॉर्मेशन कहाँ, ब्रेन से। ब्रेन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अरे ये तो गर्म है, हाथ हटाओ जल्दी, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब देखो सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली नो। अब देखो रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग क्या लिखा है, जैसे हमने टच किया, सपोज ये बुक गर्म है, ठीक है, ये पेन हो गया, मैंने टच किया, मुझे गर्म लगा, मुझे इस सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन मेरे हाथ को मिली, अब ये हाथ लेके जाएगा मेरे पास इंफॉर्मेशन अंदर 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 मेरे दिमाग पे पहुंचाएगा, ठीक है, अब मेरा दिमाग मेरी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस से एक मैसेज भेजेगा मेरे इस हाथ को, इस फिंगर को, कि अरे ये तो गर्म है, हाथ हटाओ, तो ये हाथ हटा लेगा, ये हाथ हटा लेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल इजी है ना, ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ को क्या कहेंगे कि परमानेंट साइज में बढ़ना। अब देखो दोनों चीज में फर्क समझो, सिक्स्थ ग्रोथ, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, प्लांट्स अगर बात किया जाए, पेड़ पौधे, वो तो लंबा होता जाएगा, टॉलर एज के साथ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान ऐसे लंबे होते चले जाते हैं? मतलब आज सपोज मैं अगर 3 साल की हूँ, मेरी हाइट 2 फीट है, तो क्या वो मतलब 5 फीट होगी, फिर उसके बाद 7 फीट, फिर 14 फीट, ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नहीं होता, ऐसा ग्रोथ नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। प्लांट टॉल होते चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं या कोई भी एनिमल लिविंग बीइंग्स एक सर्टेन एज तक ही बड़ा होता है, एक सर्टेन एज तक ही उसका ग्रोथ होता है, एक सर्टेन एज तक ही वो लंबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट इज़ द होल सीरीज ऑफ चेंज विच एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो डेवलपमेंट क्या है? पूरा साइकिल का जो चेंज है, पूरा का पूरा चेंज जो एक आदमी के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी में जो चेंज होता है,
वो, जैसे कि मेरा 2 साल पे जो दिमाग रहेगा, क्या वो 14 साल में भी सेम दिमाग रहेगा? नहीं ना, वो चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। मेरे दिमाग में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? शायद रीजनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें आएंगी, बोलने का तरीका, पढ़ना लिखना। ठीक, 28 साल की जब मैं रहूँगी तो क्या वही दिमाग रहेगा, या 40 की वही दिमाग रहेगा? नहीं ना, डेवलपमेंट होगा। लाइफ से जो हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं उसमें ग्रोथ आता चला जाएगा। हम 28 साल के जब रहेंगे तो अलग तरह से सोचेंगे, 40 साल के होंगे तो अलग तरह से सोचेंगे। प्लांट्स लंबे होते चले जाएंगे, लेकिन प्लांट्स में डेवलपमेंट ऐसा सच नहीं होगा जैसा ह्यूमन बींग्स में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा होता चला जाएगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं होगा। ठीक, 40 साल में दिमाग अलग रहेगा और 28 में अलग रहता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ एक डेवलपमेंट का, अंदर से जो डेवलपमेंट आई हमारे, उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक पूरा ओवरऑल चेंज हुआ। आगे देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स फिक्स्ड मूविंग ओनली इट्स बॉडी पार्ट, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। अब देखो, क्या हमने जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ा, वैसे ही हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे। अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में क्या है कि लोकोमोशन के बारे में पहले देखते हैं क्या लिखा है। मूवमेंट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका की पॉइंट में क्या लिखेंगे? वन प्लेस टू अनदर। तो मतलब एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का उठ के किसी और जगह पे जाना। सपोज़ मैं दिल्ली में हूँ अभी, ठीक, अब मैं उठ के पंजाब चली गई। ठीक, अब देखो पूरा का पूरा जो मेरा मूवमेंट होगा, पूरा मैं दिल्ली से उठ के पंजाब जाऊंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा हाथ दिल्ली में छूट जाएगा या मेरा सर दिल्ली में छूट जाएगा, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, कोई भी अगर मूव करेगा तो वो पूरा का पूरा मूव करता है। वो कोई अपना बॉडी पार्ट किसी और जगह पे नहीं छोड़ देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मूवमेंट के बारे में, लोकोमोशन के बारे में। अब मूवमेंट पे आते हैं। मूवमेंट के बारे में क्या है कि लिखा है कि ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड बॉडी पार्ट ही मूव होगा। ठीक है, एक बॉडी पार्ट का ही मूवमेंट होगा। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? फिक्स्ड मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, ये फिक्स्ड मूविंग हो रहा है, फिक्स्ड मोशन है, मतलब पूरा का पूरा इंसान उठ के दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ एक बॉडी पार्ट का मूवमेंट होगा, एक सिर्फ बॉडी पार्ट मूव होगी। जैसे मेरा हाथ इस कॉपी पे, अब मेरे पैर पे है या मेरे सर पे है, तो मेरा हाथ सिर्फ मूव हो रहा है, पूरा का पूरा मैं उठ के कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे ही प्लांट्स का एग्जांपल ले लो। प्लांट्स कभी भी लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, याद रखना, प्लांट्स मूवमेंट करते हैं। जैसे प्लांट का देखो, प्लांट कभी देखा है कि एक जड़ से पूरा का पूरा उठ के किसी और जगह चला गया कि अरे यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, या यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं और जगह चलते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना प्लांट्स के साथ। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा क्या शो करेगा? मूवमेंट शो करेगा, मतलब हल्का बेंडिंग या स्लाइड चेंज, लाइट की तरफ जाना, इस तरह की चीज़ें प्लांट शो करेगा, हल्का हल्का शो करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, जैसे एक बॉक्स का। अच्छा, यहाँ पे बना देती हूँ, क्लियर होगा। जैसे बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर एक छोटा पौधा है, सैपलिंग। ठीक, अब वहाँ पे इस बॉक्स में एक छेद कर दो जिससे सनलाइट आती है। अब ये पौधा क्या करेगा ना, सनलाइट की तरफ धीरे धीरे बेंड होगा, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी टाइम लेगा। और इस मूवमेंट, इसको क्या कहेंगे? मूवमेंट। जो स्लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट होगा, और सनलाइट की तरफ क्यों बेंड होगा? क्योंकि प्लांट को ज़रूरत है सनलाइट की फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस से प्लांट का क्या होता है? खाना होता है, जिससे वो जिंदा रहते हैं, खाना बनता है ना उन लोगों का फोटोसिंथेसिस से। पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि प्लांट में मूवमेंट होगा लेकिन लोकोमोशन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और एनिमल या ह्यूमन बींग्स लोकोमोशन शो करेंगे। अब देखो क्या लिखा है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए सारा प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ नीडेड फॉर डूइंग वर्क, मूवमेंट एंड मेनी अदर वाइटल एक्टिविटीज़। एनर्जी इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवन ड्यूरिंग स्लीप। क्या सीखा कि स्लीप, सोते वक्त भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर एस्लीप a large number of biological process continue to occur in the body which require energy। अब देखो, सोते वक्त भी ऐसा बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है जिसकी हमें ख़बर नहीं होती है, लेकिन जिसके चलने में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि
For example, our heartbeat non-stop, respiration occurs without a break, and metabolic reaction continue inside the cells. ठीक है, अब देखो कि हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, वो लगातार धड़कता रहता है, लगातार ब्लड पंप करता रहता है हमारी बॉडी को, चाहे हम सोते रहें, दौड़ते रहें, खेलते रहें, लेटे रहें, जो भी करें, हार्ट का काम कभी भी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि हार्ट अगर रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन जैसे पढ़ाया है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, सेल यूटिलाइज करेगा, उससे ऑक्सीडाइज करेगा फूड को, फिर फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके एटीपी देगा, एनर्जी देगा, फिर वो एनर्जी सेल कंज्यूम करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि कोई सेल मर जाए और उसकी जगह नया सेल होना। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा चाहे हम सोते रहें। ऑल दिस प्रोसेस नीड्स एनर्जी विच मेनली कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जैसे बताया था कि जो खाना खाते हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो हमारी बॉडी में एसिमुलेट मतलब यूटिलाइज होता है। ठीक है, अब देखो मूवमेंट के बारे में जानो कि विजिबल मूवमेंट होता है, एक इनविजिबल मूवमेंट होता है। विजिबल मूवमेंट आर द चेंजेस इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, मतलब वो हम लोग देख सके। लोकोमोशन जैसे कि एनिमल्स में एक जगह से दूसरी जगह जाना या मेरा हाथ हिलाना तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, गाय खाना खा रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, मैन चल रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, दे आर फिक्स्ड। ठीक, बता रखा है पहले भी। विजिबल मूवमेंट्स आर स्लो, जो देखने वाला मूवमेंट होता है वो स्लो, प्लांट में बहुत स्लो होता है तो हम देख नहीं सकते, जैसे कि बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था। अब जो प्लांट ऐसा शो करे विजिबल मूवमेंट, उसका नाम क्या है, मिमोसा पुडिका। उसका पत्ता कैसा होता है, इस तरह का, जिसको हम लोग टच मी नॉट बोलते हैं। ठीक, इस पौधे को जब आप लोग छूते हो, छुमुई का हिंदी में बोलते हैं, जैसे ही फिंगर से टच करोगे तो ये पौधा क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, इसकी लीव्स ओवरलैप कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, अभी खुला है फिर ऐसे बंद हो जाएगा टच करते ही। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो हुआ प्लांट का, ठीक है, इसका नाम क्या है, मिमोसा, साइंटिफिक नेम पुडिसा, PUDICA। ठीक, इसका पुकारू नाम क्या कह सकते हो, टच मी नॉट, मुझे छुओ मत। ठीक है, जिसको छुई मुई कहते हैं हिंदी में आई गेस। तो इसको किस तरह का मूवमेंट, ये लोकोमोशन नहीं, ये मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट इसमें किस तरह का हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है और जल्दी हो रहा है, तो ये किस तरह का मूवमेंट हो जाएगा, फास्ट मूवमेंट। ठीक, लेकिन प्लांट जैसा कि एग्जांपल दिया था मैंने बॉक्स वाला, प्लांट जो सनलाइट की तरफ जा रहा था वो प्रोसेस होने में 4 से 5 दिन लग जाएगा। ठीक, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मे बी 1 वीक लग जाए, तो वो स्लो मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से इसको मूवमेंट तो कहेंगे, लेकिन प्लांट का एक्सेप्शन एग्जाम्पल जिसमें प्लांट फास्ट विजिबल मूवमेंट शो करेगा वो ये होगा मिमोसा पुडिका का। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑन बीइंग टच्ड, ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स, दे शो बेंडिंग मूवमेंट्स टुवर्ड्स सनलाइट एंड वाटर, सनफ्लावर मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विद द सन, लीव्स ओरिएंट टू रिसीव ऑप्टिमम लाइट। जैसे सूरजमुखी भी सूरज की तरफ फेस करता है पूरा ईस्ट से वेस्ट तक। ठीक है, ये भी मूवमेंट है लेकिन ये थोड़ा स्लो है कंपेयर टू वो टच मी नॉट से। टच मी नॉट बहुत ही फास्ट मूवमेंट है प्लांट्स में, वो एक एक्सेप्शन है। इनविजिबल मूवमेंट आर दोज इन चेंजेस इन पोजिशन विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाई ह्यूमन सेंसेस बिकॉज दे अकर इन मॉलिकुलर लेवल, जैसे कि entry of nutrients into cell और release of waste from them, molecular movements are basic to living। अब जैसे कि बताया कि सेल से ऑक्सीजन का लेना, फिर उस ऑक्सीजन का हमारे खाने को डाइजेस्ट करना, ATP रिलीज़ करना, एनर्जी का कंज्यूम होना हमारी बॉडी में, ये सब क्या हो रहा है, मॉलिकुलर लेवल पे हो रहा है, जो कि हम देख नहीं सकते। जैसे कि ऑक्सीजन जाना ब्लड में, ठीक है, लंग्स में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये सब क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, मॉलिकुलर लेवल पे होता है, जो कि नेकेड ह्यूमन आइज से देखना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, दे टेक पार्ट इन बायोसिंथेटिक एक्टिविटी फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट का जैसे बताया कि कोई एक सेल मर गया है या चोट लग गई है तुम्हें, तो उसका जो रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट होगा वो मॉलिकुलर लेवल पे होगा, जो कि नहीं देख सकते। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं वायरस के बारे में। देखो यहाँ फिर से लिखा है, वायरस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउएवर दे शो मॉलिकुलर मूवमेंट्स ओनली आउटसाइड
इनसाइड द होस्ट सेल। जैसा कि पहले एनसीईआरटी में पढ़ रखा था कि वायरस जो हैं वो कब रिएक्ट करते हैं, कब एक्शन में आते हैं या कब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करते हैं, जब उनको कोई होस्ट सेल मिलता है, मतलब किसी और की बॉडी पे जब तक वो अटैक करते हैं तभी वो अपना लाइफ प्रोसेस या अपना शो करते हैं कि वो लिविंग है। इसलिए अभी तक डिबेट है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग। लास्ट लाइन देखो, देयरफॉर वायरस आर कंसिडर्ड टू लाई एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़नी है, वाटर लाइफ प्रोसेस। ये पूरा पैराग्राफ है, उस पर एनसीईआरटी बुक है ये। नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाऊंगी मैं वाटर लाइफ प्रोसेस, उसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह जो भी टच करना होगा टॉपिक। आज मैंने जो पढ़ाया वो पूरा ये टॉपिक था, ये पैराग्राफ था। ठीक है, इसी पैराग्राफ को समझ लो, एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को मैंने डेप्थ में पढ़ाया अलग अलग बुक कर हेल्प लेके और साथ ही साथ एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।